प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। एशियन क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम अध्ययन कर रहे हैं कक्षा 12 विषय अर्थशास्त्र अध्याय 16 चल रहा है राष्ट्रीय आय का मापन। गत क्लास के अंदर हमने राष्ट्रीय आय के मापन की 3 विधियों में से उत्पाद विधि या मूल्यवर्धन विधि का अध्ययन किया। चलते हैं हम नेक्स्ट विधि राष्ट्रीय आय के मापन की आय विधि। राष्ट्रीय आय के मापन की आय विधि क्या है? जैसा कि हमने गत क्लास में अध्ययन किया था कि तीनों विधियों में उत्पाद विधि, आय विधि या व्यय विधि में किसी भी विधि से राष्ट्रीय आय की गणना की जाए, सभी विधियों में राष्ट्रीय आय का जो प्रवाह है वो क्या रहता है? समान रहता है। क्या है आय विधि? एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादन के साधन हमने 4 प्रकार का जिनका अध्ययन किया है, भूमि, पूंजी, श्रम एवं उद्यमी। तो एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादन के साधनों को उत्पादन में उनके योगदान के बदले किए गए भुगतान, क्योंकि उत्पादन के साधन उत्पादन करने में अपना योगदान देते हैं और उनके उस योगदान के बदले में उनको भुगतान किया जाता है। क्या भुगतान किया जाता है? भूमि को लगान के रूप में भुगतान किया जाता है, पूंजी को ब्याज के रूप में भुगतान किया जाता है, श्रम को मजदूरी के रूप में भुगतान किया जाता है, उद्यमी को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो उत्पादन के साधनों के उत्पादन में योगदान के बदले जो उनको भुगतान किया जाता है उसका योग क्या होता है? राष्ट्रीय आय होती है। उनका कुल योग ही क्या होता है? राष्ट्रीय आय होता है। अर्थात घरेलू आय के आकलन के लिए, घरेलू आय हमने पढ़ी थी सामान्य निवासियों की अवधारणा और घरेलू सीमा की अवधारणा। घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में सृजित साधन या कारक आय, सृजित साधन या कारक आय से तात्पर्य क्या है? जो उत्पादन के 4 साधन हैं उनके द्वारा जो आय सृजन किया जाता है। कैसे किया जाता है? उत्पादन के साधन उत्पादन में अपना योगदान देते हैं और उनके बदले में उनको क्या मिलता है? भुगतान मिलता है और वही भुगतान उनकी क्या होती है? उन साधनों की आय होती है। तो घरेलू सीमा के अंदर एक लेखा वर्ष में सृजित साधन या कारक आय के कुल योग को क्या किसके रूप में लिया जाता है? राष्ट्रीय आय के रूप में लिया जाता है। तो क्या तात्पर्य हुआ? एक लेखा वर्ष की अवधि में उत्पादन के समस्त साधन, 4 प्रकार के साधन, भूमि, पूंजी, श्रम एवं उद्यमी, इनके योगदान के बदले जो उनको भुगतान किया जाता है इसका कुल योग ही क्या कहलाता है? राष्ट्रीय आय है। चूंकि ये साधनों के योगदान के बदले जो उनको भुगतान मिल रहा है यह उनकी आय है, अर्थात आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना है। तो क्या होगा? सकल घरेलू उत्पाद या आय एक ही बात है। जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यहां हम फैक्टर कॉस्ट लिखेंगे, बाजार मूल्य नहीं लिखेंगे, क्योंकि ये साधन है और साधनों को किए जाने वाले भुगतान से जो लागत आ रही है, अर्थात ये साधन लागत पर राष्ट्रीय आय है, क्योंकि साधनों को किया गया भुगतान है और इसका योग क्या होगा? जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट होगा। तो क्या क्या भुगतान किया जाएगा? देखिए 4 प्रकार के साधन। सबसे पहला मजदूरी, श्रम को या श्रमिकों को, ब्याज किसको? पूंजी को, लगान भूमि को और लाभ किसको मिलेगा? उद्यमी को। देखिए कर्मचारियों को जो मजदूरी प्रदान की जाती है उसको कर्मचारियों को भुगतान या कर्मचारियों को क्षतिपूर्ति कहते हैं। ब्याज, लगान और लाभ, इन तीनों को संयुक्त रूप से परिचालन अतिरेक कहते हैं। प्रश्न आ जाए कि परिचालन एक अतिरेक से क्या तात्पर्य है? तो हम लिखेंगे राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की आय विधि में उत्पादन के साधनों कौन कौन से? पूंजी, भूमि एवं उद्यमी को जो ब्याज, लगान एवं लाभ के रूप में भुगतान किया जाता है इसको हम क्या कहते हैं? परिचालन अतिरेक कहते हैं। अब देखिए फॉर्मूला, जीडीपी एफसी या सकल घरेलू उत्पाद या ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट या प्रोडक्शन, W फॉर वेज या मजदूरी वेजेस, IN इंटरेस्ट या ब्याज, R फॉर रेवेन्यू या लगान, P फॉर प्रॉफिट। तो किस किस का योग है? अब यहां W से क्या तात्पर्य है? कुल मजदूरी, अर्थात W से तात्पर्य है सिग्मा W। सिग्मा का मतलब होता है योग, अर्थात तो सीमा के अंदर जितना भी उत्पादन किया जा रहा है उसमें जितने भी मजदूर लगाए जा रहे हैं उस सारे का योग सिग्मा W ही क्या है?
W है, यानी सारी की सारी मजदूरी का योग। इसी प्रकार से कुल ब्याज, इसी प्रकार से कुल लगान और इसी प्रकार से कुल लाभ। तो ये हमारा फॉर्मूला आ गया। सकल घरेलू उत्पाद फैक्टर कॉस्ट से मजदूरी प्लस ब्याज प्लस लगान प्लस लाभ। अब यदि हमें वही फॉर्मूला जो हमने गत क्लास में अध्ययन किया था, यदि इस G को हम N में बदलें अर्थात ग्रोस को नेट में बदलना चाहें, इसी प्रकार से इस D को यदि हम N में बदलें अर्थात डोमेस्टिक को नेशनल में बदलना चाहें, तो क्या होगा? GDP-FC का फॉर्मूला यहां तक सेम रहेगा। अब हमने अध्ययन कर लिया है कि ग्रोस से नेट कैसे बनता है, मूल्य ह्रास को घटा करके, और इसी प्रकार से डोमेस्टिक से नेशनल कैसे प्राप्त करते हैं, NFIA को जोड़ करके। अर्थात यदि हम NNP-FC या नेट नेशनल प्रोडक्ट या प्रोडक्शन या आय निकालना चाहें साधन लागत पर, तो कैसे निकलेगा? W प्लस IN प्लस R प्लस P अर्थात कुल मजदूरी, कुल ब्याज, कुल लगान और कुल लाभ माइनस मूल्य ह्रास प्लस NFIA या विदेशों से प्राप्त शुद्ध साधन कारक आय या नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रोड। तो ये हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा। तो ये था राष्ट्रीय आय मापन की आय विधि। आय विधि से राष्ट्रीय आय मापते समय क्या क्या मुख्य सावधानियां रखनी चाहिए, उसका हम अध्ययन करते हैं। तो देखिए, राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की आय विधि में क्या क्या सावधानियां रखनी पड़ती है। देखिए, आय विधि से राष्ट्रीय आय की गणना करते समय उत्पादन के जो 4 साधन हैं, भूमि, पूंजी, श्रम एवं उद्यमी, इनके योगदान के बदले इनको मुद्रा के रूप में या नगद रूप में भुगतान किया जाता है और उसी का योग आय विधि से राष्ट्रीय आय होती है। अब यदि उत्पादन के साधनों का जो योगदान है, उनके बदले किए गए भुगतान को यदि सही रूप में जोड़ा नहीं जाए, तो राष्ट्रीय आय ज्ञात करने की जो आय विधि है, उससे हमें सटीक आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे। तो क्या सावधानियां रखनी चाहिए? सबसे पहला आता है, जैसे यदि रोजगार स्वयं का है, तो स्वयं के रोजगार में हम सामान्यतया स्वयं की आय को नहीं जोड़ते या स्वयं की मजदूरी को नहीं जोड़ते, तो इसको जोड़ा जाना चाहिए। नगद के स्थान पर वस्तु या सेवा के रूप में भुगतान, यदि किसी मजदूर को मजदूरी का भुगतान मुद्रा के स्थान पर वस्तु या सेवा के रूप में दे दिया गया, तो सामान्यतः उसकी गणना नहीं की जाती, लेकिन यह गणना की जानी चाहिए। उत्पादन का कुछ हिस्सा अपने पास रख लेना, क्योंकि आय विधि के अनुसार, वितरण के सिद्धांत के अनुसार सारा का सारा उत्पादन उनके योगदान के बदले उत्पादन के साधनों को क्या कर दिया जाता है? भुगतान कर दिया जाता है। अब यदि उत्पादन का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया जाए, तो कुल उत्पादन का वितरण नहीं हो पाएगा। स्वयं की भूमि का लगान, अब यदि उत्पादन के अंदर भूमि है वो उत्पादक की स्वयं की है और उसका लगान काउंट ना करे या लगान को ना जोड़े, तो भी राष्ट्रीय आय के सही आंकड़े प्राप्त नहीं होंगे। तो इनकी गणना या इनका आकलन सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए। दूसरा आता है, कई बार उत्पादन के कारकों द्वारा स्वयं की आय छुपाई जाती है। अर्थात यदि उत्पादन के जो कारक हैं, भूमि, पूंजी, श्रम एवं उद्यमी, वो अपनी आय को छुपाते हैं अर्थात कम बताते हैं या नहीं बताते हैं, तो भी राष्ट्रीय आय के आंकड़े सही प्राप्त नहीं होंगे। तो इसका आकलन भी सही प्रकार से किया जाना चाहिए कि कोई भी कारक, उत्पादन का जो साधन है, वो अपनी आय को छुपाए नहीं, सही रूप से डाटा बताए, ताकि राष्ट्रीय आय के जो आंकड़े हैं वो हमें सही रूप में प्राप्त हों। तो ये थी राष्ट्रीय आय मापन की आय विधि, जिसका हमने अध्ययन किया। आज की क्लास में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। धन्यवाद।